लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, और उसमें हमने एविडेंस की बात की थी कि मीजल्सन और सकहाल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। आज हम एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसका मैकेनिज्म करेंगे। डीएनए replication. As you know, the DNA replication takes place during the S phase of interphase. The various steps of DNA replication are: number 1, uncoiling and unzipping of two strands of DNA. सबसे पहले क्या होगा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसकी रेप्लिकेशन होनी होती है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स, क्योंकि ये हमारे पास, अगर मैं एक डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लूं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड ये इसकी एक चेन है, एंड द सेकंड चेन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये दोनों चेन्स हम जानते हैं कि इनके न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं एंड दे रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी इनके बीच में, दोनों चेन्स के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो दोनों चेन्स हैं इनकी पहले क्या होगी कि ये हेलिकली कॉइल्ड हैं, तो ये एक दूसरे से पहले क्या होंगी, सेपरेट, यानी अनकॉइल करेंगी पहले, और उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बने रहेंगे, यानी कंडीशन कुछ इस तरह की दिखेगी फिर, लाइक दी लैडर। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा, यानी अनकॉइलिंग होगी। अब इसके बाद लाइक दी जिप, किसी एक पॉइंट से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं दे स्टार्ट ब्रेकिंग, वो टूटने शुरू होंगे। जब वो टूटेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अनजिपिंग। यानी मान लो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये टूटने शुरू हुए ऐसे, और बाकी के रीजन के, रेस्ट ऑफ द रीजन के ये अभी मेंटेन्ड हैं, तो ये कुछ हिस्से के टूटे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास डेवलप होगी। तो पहले अनकॉइलिंग होगी, फिर उसके बाद अनजिपिंग होगी। ये जो अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग होगी ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम क्या है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस में अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। अब इसके बाद हमारे पास इस तरह की जब कॉन्फ़िगरेशन अराइज होगी, देन उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में होगा कि हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिसमें मैं नाम लूंगा, हमारे पास प्रेजेंट होगा AMP, DAMP, DCMP, DTMP एंड DGMP। ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स होंगे। लेकिन कौन से मोनोफॉस्फेट्स हैं ये मोनोफॉस्फेट्स हैं डीएनए सीरीज के।
यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स हमारे पास ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होंगे इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। क्या नाम है इनके? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट एंड ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां डी का मतलब है कि ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हैं, यानी कि डीएनए की सीरीज के न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स है। ये चारों के चारों यानी डिफरेंट टाइप के ये मोनोफॉस्फेट्स जो हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं इनकी क्या होगी? इनकी फास्फोराइलेशन होगी। इनकी फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि एडिशनल फास्फेट मॉलिक्यूल्स इनके साथ जुड़ेंगे, यानी इसके साथ भी 2 फास्फेट ग्रुप्स जुड़ेंगे, यानी H3PO4 और H3PO4 दो मॉलिक्यूल जो हैं वो फास्फोरिक एसिड के इनके साथ जुड़ेंगे। तो मैं क्या चीज बोल रहा था कि हर एक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के साथ ये दो मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड के अटैच होंगे और ये रिएक्शंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होंगे और हर एक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट जो है दैट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ट्राइफॉस्फेट, यानी कि यहां से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा तो ये डाइफॉस्फेट बन जाएगा, एक और जुड़ गया तो ये ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही इसके साथ दो जुड़ गए तो ये बन गया एडिनोसिन साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट और लास्ट में GTP यानी कि ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे पास जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम इस स्टेप को सेकंड स्टेप को हम नाम क्या देंगे? दैट इज एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। हमारा पहला स्टेप था अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और दूसरा स्टेप हमारे पास ये वाला स्टेप क्या आ गया? इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स। तो ये जो 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू देयर ट्राइफॉस्फेट्स। इसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स। और फर्स्ट स्टेप में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की पहले अनकॉइलिंग हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम हेलिकेज और उसके बाद अनजिपिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और वो टूटने शुरू हो जाएंगे। जहां से ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट होगी उन रीजंस को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या सिंपली उसको हम बोलते हैं ORI। उसको हम बोलते हैं ORI। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सिंगल ORI रीजन होता है। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ए सिंगल ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे हैव मेनी ORIs, उनमें एक से ज्यादा ORI होती हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सिंगल ORI। ठीक है, तो ये भी एक चीज। लेकिन अब नेक्स्ट इसके बाद आता है स्टेप हमारे पास एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स।
थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स, एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स। देखो, जब अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग हुई तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे होंगे, डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जितने हिस्से से वहां पे वो एक्सपोज हो गए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बन गए। यानी अगर मैं ये बात करूं कि मान लो ये इतने हिस्से में, ये डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो बिगिनिंग में ये मान लो यहां पे अनजिपिंग हुई अनकॉइलिंग के बाद, तो ये इतना हिस्सा जो है डीएनए के, ये दो स्ट्रैंड जो हैं ये इतने हिस्से में सेपरेट हो गए, यानी इसका मतलब ये स्ट्रैंड्स क्या हो गए, इतने के रीजन में क्या हो गए, एक्सपोज्ड। अब डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं ये दे आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं और इनको स्टेबलाइज करने के लिए, इनमें क्या होता है, इनमें जगह जगह के ऊपर कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच्ड हो जाती है। सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स get attached to the single stranded portions or the exposed strands of DNA. These proteins are known as SSBP. SSBP means single strand binding proteins. Single strand binding प्रोटीन्स, ये इनका नाम होता है। तो ये प्रोटीन्स क्यों यहां पे अटैच हुई, ताकि ये जो एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंड्स हैं दे रिमेन स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज्ड रहें, अनस्टेबल ना हो, उसके लिए ये इसके साथ जुड़े। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या आएगा, एक्सपोजर ऑफ, जब ये हो गया तो हमारे पास ये जो शेप आ गई, जो वो वाई शेप आ गई, वाई शेप ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, जिसको हम वाई शेप फॉर्क नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला स्टेप अगर हम बात करें दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। फॉर्मेशन इन दिस स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का एक हमारे पास जो है आरएनए की सेगमेंट होती है, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड जिसमें हो, ऐसी एक आरएनए का सेगमेंट है जिसको हम आरएनए प्राइमर का नाम देते हैं। ये आरएनए प्राइमर जो है जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 4 to 12, ये फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड किसके, आरएनए की सीरीज वाले, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो 4 to 12 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ एक स्ट्रैंड होगा विच इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर जो है ये फॉर्म कहां पे होगा, ये फॉर्म होगा अपोजिट टू 3' एंड ऑफ सेपरेटेड पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। ये पेरेंट डीएनए है जिसकी रेप्लिकेशन होने जा रही है, तो ये जिसकी रेप्लिकेशन हो रही है उसके ये जो एक्सपोज्ड दोनों हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं उनके 3' एंड के ठीक सामने, यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके 5' एंड के ऊपर ये एक जो 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक सेगमेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर।
उसको हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं। अब ये 3 प्राइम एंड है सेपरेटेड स्ट्रैंड का, तो उसके ठीक सामने ये बना। ऐसे ही दूसरा जो है उसका 3 प्राइम एंड ये है, लेकिन ये 3 प्राइम एंड अभी तक एक्सपोज्ड नहीं है, तो जितना हिस्सा एक्सपोज हुआ हमने उसके ठीक सामने यहाँ पे 5 प्राइम एंड जो है उसको, यानी जो नया स्ट्रैंड बनने वाला है उसका 5 प्राइम एंड जो है वो जितने एक्सपोज हिस्से की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे है। तो नए स्ट्रैंड जो बनने हैं उनके 5 प्राइम एंड के ऊपर ये आरएनए प्राइमर जो है उनकी फॉर्मेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट स्टेप है बेस पेयरिंग। अगला जो हमारे पास स्टेप आ जाएगा दैट इज बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का यहां पे क्या मतलब है? बेस पेयरिंग का मतलब नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग। डीएनए के अंदर अभी हमने बात की कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ deoxyribonucleotide phosphates which are involved in the replication of DNA, और जो बने हैं मोनोफॉस्फेट से आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन। ये जो 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स बने हैं, यानी कि DATP, DCTP, DGTP एंड GDTP। ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल्स, क्योंकि ये दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड जो हैं दे एक्ट एज मॉडल और टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। नए स्ट्रैंड्स के लिए ये मॉडल का काम करेंगे। अब इनके ऊपर जहां मान लो यहां पे अगर A है, यहां पे एडिनोसिन या एडिनिन कंटेनिंग हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके ठीक सामने जो ये एक्टिवेटेड थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट होगा वो आके पेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर। तो A के सामने TTP आएगा। सिमिलरली यहां पे अगर G है तो इसके ठीक सामने क्या आएगा? CTP, एक्टिवेटेड CTP। सिमिलरली अगर यहां पे C है तो इसके सामने क्या आएगा? GTP। तो अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल कि एडिनोसिन हमेशा थाइमिडिन, ऐसे ही ग्वानिन हमेशा साइटोसिन एंड वाइस वर्सा, ये आपस में पेयर करेंगे, तो उन बेस पेयरिंग रूल्स के मुताबिक जो है वो आरएनए प्राइमर जो है ये मूव करता जाएगा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, यानी इधर को ऐसे मूव करता जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल्स जो चार्गफ ने दिए थे उसके मुताबिक ये कंप्लीमेंट्री बेसिस जो हैं वो जुड़ते जाएंगे। सिमिलरली इस स्ट्रैंड में क्या होगा? इस एक्सपोज्ड स्ट्रैंड में अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहां अगर मान लो इस जगह के ऊपर थाइमिडिन है तो थाइमिडिन के सामने यहां पे क्या आएगा? ATP। सिमिलरली ये फिर एक स्टेप आगे मूव करेगा, तो यहां पे अगर साइटोसिन है तो इसके सामने GTP, यहां पे गुआनिन है तो इसके ठीक सामने क्या आ जाएगा? CTP। इस तरह से अकॉर्डिंग टू चार्गफ्स बेस पेयरिंग रूल ये मूव करते जाएंगे, यानी कि प्राइमर जो है वो मूव करता जाएगा 5 प्राइम एंड ऑफ न्यू स्ट्रैंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, और ये बेसिस की पेयरिंग होती जाएगी। तो इस तरीके से बेस पेयरिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट है इसके बाद, और ये सारा जो है जब बेस पेयरिंग हो गई तो उसके बाद क्या आएगा? रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट्स। तो नेक्स्ट स्टेप है रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट्स। अब जो हमारे पास मोनोफॉस्फेट से जब ट्राइफॉस्फेट्स बने थे, तो जो एडिशनल 2-2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े थे मोनोफॉस्फेट के साथ, अब वो रिलीज होंगे आफ्टर द बेस पेयरिंग। जो एडिशनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े थे उनका रिलीज होगा, और उनके रिलीज होने से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? DATP,
DCTP, DGTP और DTTP। ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं इनसे क्या होगा, इनसे एडिशनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, यानी कि 2PI हम लिख रहे हैं, बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो दो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रिलीज हो गए, इससे भी दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। तो हर एक से 2 मॉलिक्यूल जो एडिशनल जुड़े थे वो सेपरेट हो जाएंगे। एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ दीज 2 inorganic phosphate molecules from each triphosphate it becomes monophosphate। तो ये बन गए DAMP, ये बन गया DCMP और ये DGMP और लास्ट वाला DTMP। और हमारे पास ये जो रिएक्शन होगा वो होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है पायरोफॉस्फेटेज। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होंगे। अब जब ये एडिशनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए तो लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी जो है वो इन यानी कि ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड जो थे एक्सपोज्ड, और जो ये नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, ये न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये बन रहा है इस डायरेक्शन में, यानी 5 प्राइम एंड से इसका 3 प्राइम एंड यहां आएगा। ऐसे ही ये इसका 5 प्राइम एंड है तो इसका 3 प्राइम एंड इधर आएगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो ये न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, इनमें ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड्स के बीच में बेस पेयरिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए, प्लस जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स यहां पे आएंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे थायमिन था, यहां पे साइटोसिन था, यहां पे ग्वानिन था, तो ये डिफरेंट जो बने, इनमें आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए इधर ओल्ड स्ट्रैंड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इधर आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए ये रिलीज एनर्जी जो होगी वो इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला हमारे पास स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट है इलोंगेशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड्स बनने तो शुरू हो गए, लेकिन अब इसकी क्या होगी, न्यू स्ट्रैंड इलोंगेशन भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन, न्यू स्ट्रैंड इलोंगेशन, न्यू स्ट्रैंड्स इलोंगेशन। अब इस स्टेप में क्या आएगा कि जितना हिस्सा ये एक्सपोज था, यानी जितनी ये वाई शेप्ड फॉर्क थी आफ्टर अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग, उसमें विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर, इसमें तो यानी इस सेपरेटर स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद ये एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता आ रहा है, और जो दूसरा सेपरेटर स्ट्रैंड था इसके कंप्लीमेंट्री जितना हिस्सा एक्सपोज होगा उसमें पहले क्या बन गया, उसमें एक नया स्ट्रैंड बना, फिर ये थोड़ा सा और वाई शेप ये फॉर्क खुल जाएगी, तो फिर नेक्स्ट रीजन बन गया, फिर और खुलेगी, तो उसके बाद ये हिस्सा बन गया। यानी जब इतने हिस्से में ये फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद नेक्स्ट हिस्से में भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, अनजिपिंग। यानी इसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आएगा यानी फर्दर अनजिपिंग हो जाएगी ऐसे, यानी और अनजिपिंग हो जाएगी। तो यहां तक मान लो ये अभी न्यू स्ट्रैंड बना था और इसमें यहां तक ये बना था, तो फर्दर अनजिपिंग होने के बाद अब ये वाला प्राइमर जो है वो यहां आ जाएगा और ये इतने के हिस्से में फिर नया स्ट्रैंड, उसी जो पैटर्न हमने पहले पढ़ा है, जो सीक्वेंस पहले पढ़ी है, वैसे ही बेस पेयरिंग होगी, फिर रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट होगा और उससे जो एनर्जी निकलेगी वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एडजेसेंट बेसिस के बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनाने में इस्तेमाल होगी। और ये स्ट्रैंड जो है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे
ये जो प्राइमर होगा ये आगे बेस पेयरिंग करवाता जाएगा और अल्टीमेटली ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा, जब तक कि ये पूरी की पूरी पेरेंट डीएनए जो है वो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज नहीं होती। तो इसमें अगर हम एक ध्यान दें तो ये सारा कुछ जो है ये किसकी हेल्प से होगा, हर बार एक नया रीजन एक्सपोज हो जाएगा और आरएनए प्राइमर जो है वो आगे से आगे बेस पेयरिंग करवाते जाएंगे, लेकिन ये सारा होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है एक स्ट्रैंड यानी इस सेपरेटर स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये कंटिन्यूअसली बन रहा है, लगातार बन रहा है विदाउट एनी गैप। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, क्योंकि ये भी नया बन रहा है, ये भी नया बन रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, एक कंटिन्यूअसली बन रहा है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स, यानी जितना का हिस्सा एक्सपोज होगा उतने के हिस्से में वो बन जाएगा। पहले इतना थोड़ा सा हिस्सा एक्सपोज हुआ तो इतना बन गया, फिर इतना बना। तो जैसे जैसे आगे से आगे स्ट्रैंड जो है पेरेंट डीएनए के एक्सपोज होते जाएंगे तो छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में ये नया स्ट्रैंड बन रहा है। दीज स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स आर नोन एज, इनको हम बोलते हैं इन फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्योंकि ये छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बन रहा है जिनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोल रहे हैं, यानी कंटीन्यूअस मैनर में नहीं बन रहा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम डीएनए के केस में ये कहते हैं कि इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस इन वन स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूअस इन अदर स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में होती है और दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। तो जिसमें कंटिन्यूअस मैनर में रेप्लिकेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसमें डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है दैट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ये हमारे पास जो आता है दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड, तो इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये बाद में, तो ये सेकंड वन जो है इट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड, जिसमें कि इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म। अब बाद में ये सारी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपस में जुड़ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज है। तो इस तरीके से फिर आगे नेक्स्ट रीजन एक्सपोज हो जाएगा और सेम प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ऐसे न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होती है। जब ये सारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी इस एंड के ऊपर आके, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगा कि ये था जो हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड था, और दूसरा इसके साथ जो बनना शुरू हुआ ये न्यू स्ट्रैंड आ गया यहाँ पे, जो कि यहाँ से प्राइमर की हेल्प से बेस पेयरिंग होती है और यहाँ, तो ये इस तरीके से ये पेरेंट स्ट्रैंड है और ये नया बना। और दूसरा जो था हमारे पास ये पेरेंट स्ट्रैंड जिसमें कि ये 3 to 5 प्राइम एंड की तरफ, तो इसमें ये छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में ऐसे फॉर्मेशन हुई और बाद में ये डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जुड़ गई फ्रैगमेंट्स, तो ये कंप्लीट हो गया ये भी स्ट्रैंड। बीच में डीएनए लाइगेज एंजाइम ने इनको जोड़ दिया, मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो हमारे पास ये भी एक नया स्ट्रैंड आ गया।
तो जो डीएनए हमारे पास एक था उससे क्या बन गया, ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल आ गए, जिसमें ये वाला स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है इस डीएनए मॉलिक्यूल का, और ऊपर वाले इस डीएनए मॉलिक्यूल का ये वाला स्ट्रैंड पेरेंटल है। तो इसमें ये न्यू स्ट्रैंड है, इसमें ये न्यू स्ट्रैंड है। तो दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ऑफ पेरेंटल टाइप एंड द अदर वन इज न्यूली फॉर्म। तो 50% डीएनए पेरेंट्स का है, 50% नया बना, इसलिए इस मॉड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब लास्ट स्टेप है प्रूफ रीडिंग। लास्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रूफ रीडिंग। हालांकि देखो बेस पेयरिंग जो है वो करेक्ट होती है, लास्ट स्टेप है प्रूफ रीडिंग। ड्यूरिंग दी बेस पेयरिंग क्या होता है कि कंप्लीमेंट्री बेसिस जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, यानी एडेनिन के सामने गुआनिन, एडेनिन के सामने थायमिन और गुआनिन के सामने साइटोसिन एंड वाइस वर्सा। यानी जो चार्गफ ने बेस पेयरिंग के रूल दिए मोस्टली उनके मुताबिक ही बेस पेयरिंग होती है। और ये जो बेस पेयरिंग करवाने का काम है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये एंजाइम इसमें रोल प्ले करता है। हालांकि ये एंजाइम जो है ये बहुत ही एक्यूरेट वर्किंग करता है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स में कभी एक बार ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग बेस पेयरिंग हो जाए, यानी जहां थाइमिडिन लगना हो वहां यूरेसिल जो है वो बेस पेयरिंग यूरेसिल के साथ हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे इनकरेक्ट बेस पेयरिंग। तो इनकरेक्ट बेस पेयरिंग अगर हुई हो तो उसको ठीक कौन करेगा, उसको करेक्ट कौन करेगा? देन देयर इज एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो होता है ये रॉन्ग अगर बेस पेयरिंग कहीं हो गई ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन तो उसको करेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो प्रोसेस होगा करेक्शन ऑफ रॉन्ग बेस पेयरिंग को करेक्ट करने का जो काम होगा इसे हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो इस तरह से हमारे पास ये डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से आगे? तो डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास, सबसे पहले मैंने बात की अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। दूसरा मैंने उसके बाद बात की एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स इनटू ट्राइफॉस्फेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर बनने के बाद क्या होगा? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद बेस पेयरिंग आ जाएगा हमारे पास। बेस पेयरिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट्स, यानी एडिशनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होंगे उनका रिलीज होगा। एंड न्यू स्ट्रैंड एलोंगेशन, ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास प्रूफ रीडिंग। तो ये डिफरेंट स्टेप्स थे। थैंक यू वेरी मच।